नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। 3 दिसंबर ये वो तारीख है जब जनमत का फैसला आएगा कि मध्य प्रदेश में सत्ता का ताज किसके सिर पर होगा, प्रदेश में नई सरकार किसकी बनेगी। हालांकि मतदान के बाद और पहले से दावे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के रहे हैं कि जनता उनके साथ है और बहुमत उनको मिल रहा है। अब मध्य प्रदेश में सरकार जिसकी भी बने कर्ज के बोझ तले दबी होगी। कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो कर्जा का बोझ है वो नई सरकार के सिर पर होगा। ऐसे में नई सरकार के लिए सत्ता का ताज कांटों भरा होगा। दरअसल अभी की बात करें तो वर्तमान में प्रदेश सरकार पर करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है, लेकिन बावजूद इसके सरकार हो या विपक्ष दोनों ने हर दिन नई नई घोषणाएं कर जनता से लोक लुभावन वादे किए हैं, जिनको पूरा करना अब नई सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। क्योंकि चुनाव के पहले वादों को पूरा करने के कारण सरकार के खजाने पर बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में नई सरकार के लिए वित्तीय प्रबंधन करना और जो घोषणाएं की गई हैं उनको पूरा करना बड़ी चुनौती साबित होगी। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। नई सरकार कांटों का ताज। योजनाएं लाए, पैसा कहां से लाएंगे? क्या कर्ज का बोझ लगातार प्रदेश की जनता पर बढ़ता जाएगा? यह सवाल इसलिए है कि मध्य प्रदेश में जो नई सरकार आएगी उसके लिए वित्तीय प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी, क्योंकि सरकार का खजाना खाली पड़ा हुआ है। कर्ज का बोझ प्रति व्यक्ति 47,000 रुपए से ज्यादा का है। ऐसे में जिस भी राजनीतिक दल ने जो फ्री की चुनावी घोषणाएं की हैं उनको पूरा करने के लिए वित्तीय भार बढ़ेगा। जब साल 2003 तक प्रदेश में दिग्विजय की सरकार थी उस समय राज्य पर 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति पर लगभग 3,300 रुपए का कर्ज उस समय था। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार इस साल चुनाव के पहले ही 6 महीनों में अलग अलग तारीखों पर 11 बार कर्ज ले चुकी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, मई और जून में सरकार ने आरबीआई से लोन लिया है। हालांकि 2023-24 का वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद सरकार का यह दूसरा कर्ज रहा है। सरकार ने 25 जनवरी 2023 को 2,000 करोड़, 2 फरवरी 2023 को 3,000 करोड़, 9 फरवरी 2023 को 3,000 करोड़, 16 फरवरी 2023 को 3,000 करोड़, 23 फरवरी 2023 को 3,000 करोड़, 2 मार्च 2023 को 3,000 करोड़, साथ ही 9 मार्च 2023 को 2,000 करोड़, 17 मार्च 2023 को 4,000 करोड़। ये जो आंकड़े हैं आप नोट करते जाइए, क्योंकि लगातार ये कर्ज सरकार ने लिया है। 24 मार्च 2023 को 1,000 करोड़, 29 मई 2023 को 2,000 करोड़ और 14 जून 2023 को 4,000 करोड़ का कर्ज सरकार ले चुकी है। राज्य की बीजेपी सरकार पर साल 2023-24 के बजट से 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। हालांकि इन आंकड़ों में मई से लेकर सितंबर तक के आंकड़ों का जिक्र नहीं है, लेकिन अब कर्ज में डूबे मध्य प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन के लिए नई सरकार क्या प्लान करती है और जो भी नई सरकार बनेगी मध्य प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन को लेकर क्या रणनीति होती है, ये देखने वाली बात होगी। हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन कर्ज को लेकर भी दावों और वादों के कई आरोप प्रत्यारोप हैं। पहले वो सुन लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जो दिग्विजय सिंह के समय पर कर्ज और जीएसडीपी का रेशियो था 31% से ज़्यादा हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक और गरीब कल्याण की तमाम योजनाएं चलाई, मध्य प्रदेश का रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया। हमने देखा कि मध्य प्रदेश का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, बावजूद इसके कर्ज और जीएसडीपी का रेशियो घट करके मात्र 27% के आसपास रह गया। कर्ज और जीएसडीपी का जो एक गैप होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदैव उसको मेंटेन रखा है और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही कर्ज लेने का काम किया है और स्वाभाविक तौर पर उस कर्ज की राशि का भी सदुपयोग मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए किया गया। जब कांग्रेस की सरकार थी तब 23,000 करोड़ कर्जा था। उसके बाद भाजपा की सरकार आई 2003 में, तब से लेके 20 सालों में 4 लाख करोड़ तक कर्जा बढ़ा दिया। मतलब अब जो कल बच्चा पैदा होगा उस पर भी लगभग 52,000 रुपये कर्जा है। और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के 50% के कमीशन के लिए कर्जा लगातार लिया जा रहा है। इवेंट पर खर्च करते हैं, गरीब आदिवासियों की योजनाओं का पैसा, चाहे कुपोषण की बात करें, चाहे हम विकास की बात करें। हमने यहाँ तक देखा है सनातन की बात करने वाली भाजपा की सरकार, इसने सनातन में हमारे महाकालेश्वर को भी नहीं छोड़ा। 50% कमीशन खाने का जो कुचक्र रचा है भाजपा ने, इससे ये कर्जा बढ़ा है। अब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, वो एक विजनकारी नेता है और ये टेलीविजन वाले नेता थे शिवराज सिंह जी। तो विजन जब होगा, उद्योग लगेंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, मध्य प्रदेश में लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के साथ साथ निवेश भी करेंगे लोग, तो हमारा खजाना भी भरने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
तो कर्ज कहां से लाएंगे, क्योंकि योजनाएं तो जो कर्ज को लेकर हुई है, इसका पैसा कहां से लाएंगे जो कर्ज लिया जा चुका है और जो आगामी घोषणाओं को पूरा करने के लिए जो कर्ज लिया जाएगा। ऐसे में तमाम सवाल हैं। मध्य प्रदेश में जो नई सरकार आएगी उसके लिए वित्तीय प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि सरकार का खजाना खाली पड़ा है। कर्ज का बोझ प्रति व्यक्ति 47,000 रुपए से ज्यादा का है और ऐसे में जिस भी राजनीतिक दल ने जो फ्री की चुनावी घोषणाएं की हैं उनको पूरा करने के लिए वित्तीय भार बढ़ेगा। जब साल 2003 तक प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस समय राज्य पर 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति पर लगभग 3,300 रुपए का कर्ज उस समय था। गौरतलब है कि अब मध्य प्रदेश सरकार इस साल चुनाव के पहले ही 6 महीनों में अलग अलग तारीखों पर 11 बार कर्ज ले चुकी है। जनवरी की बात करें, फरवरी, मार्च, मई और जून में सरकार ने आरबीआई से लोन लिया है। हालांकि 2023-24 का वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद सरकार का ये दूसरा कर्ज रहा है। सरकार ने 25 जनवरी 2023 को भी 2,000 करोड़ की शुरुआत की और लगातार ये जो सिलसिला है वो चलता रहा। और इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही कांग्रेस से आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल अभी जुड़े नहीं है, देर से जुड़ेंगे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले रमेश शर्मा जी, आप ही के पास मैं आऊंगा। जिस तरीके से जो चुनाव के पहले कर्ज को लेकर मुद्दा काफी गूंजा और लगातार इस पर सियासत भी देखने को मिली, कांग्रेस ने तमाम आरोप सरकार पर लगाए कि कर्ज लेकर सरकार घी पी रही है और प्रदेश में चुनाव से पहले कहीं की वोटिंग से पहले भी मतदाताओं को ये बताया गया विपक्ष द्वारा कि लगातार ये सरकार कर्ज ले रही है। कहीं की पलटवार कांग्रेस के द्वारा किया गया, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में कर्ज है, 4.25 लाख करोड़ रुपए का ये कर्ज है और वित्तीय जो कहे कि प्रबंधन है, बड़ी चुनौती आगामी सरकार को होगी। तो इस पूरे कहें कि समीकरण को और पूरे जो आंकड़े हैं कर्ज को लेकर किस तरीके से आप देखते हैं? नई सरकार जब बनेगी तो कितना बोझ उस पर होगा, कितना बोझ आम जनता पर आएगा और उसके साथ जो घोषणाएं की गई हैं चुनाव में पूरा करने के लिए, वो कितना असर पैदा करेंगी? रमेश शर्मा जी। देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, कर्जा जो कुछ भी है उसका सीधा असर जनता के ऊपर ही आता है। हाँ। सरकार के पास नोट छापने की मशीन मध्य प्रदेश की सरकार के पास तो है नहीं, वो सब काम तो रिजर्व बैंक करती है और उसकी अपनी एक कंडीशन है। तो मोटे तौर पर ये जो खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं और खर्चे बढ़ते चले जाने के साथ साथ इतना कर्ज होने के साथ साथ भी दोनों ही पार्टियों ने जो घोषणाएं की हैं वो घोषणाएं कहां से पूरी होंगी इसका प्रबंध दोनों पार्टियों ने नहीं बताया। कि मान लीजिए अगर वो 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, कोई 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, ये जो और बहुत सारी घोषणाएं हैं वो पैसा आएगा कहां से, इसका स्रोत दोनों के ना तो वचन पत्र में है ना संकल्प पत्र में है, ये नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो घोषणाएं की गई हैं, जो भी सरकार आएगी, कांग्रेस की आए या भाजपा की आए, इनको कुछ तो कदम उठाएगी। ये ठीक है कि इसमें से कुछ रास्ता निकालेंगे, जैसे पिछली बार किसान ऋण मुक्ति को कांग्रेस ने एक रास्ता किस्तों में किया था, कभी 20,000 का, 25,000 का, 50,000 का, फिर 1 लाख धीरे धीरे किया। तो ऐसा कुछ रास्ता तो बनाएंगे, लेकिन फिर भी ये पैसा आएगा कहां से? अभी ये घोषणाएं लागू नहीं है, उसके बावजूद भी कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। तो फिर इन घोषणाओं का पैसा कहां से आएगा? ये तो बहुत चिंताजनक बात है। एक और बहुत सोचने की बात है, जैसे गांधी जी ने कहा था या दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने कहा था या आत्मनिर्भर भारत का नारा मोदी जी ने दिया था। तो देश अगर आत्मनिर्भर तब बन पाएगा जब प्रदेश आत्मनिर्भर होंगे, प्रदेश आत्मनिर्भर तब होंगे जब समाज आत्मनिर्भर होगा, समाज आत्मनिर्भर तब होगा जब परिवार आत्मनिर्भर होंगे। आप कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक फायदे के लिए दोनों पार्टियां वोट के लिए ये जो लोक लुभावन घोषणाएं करती हैं, इससे कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता पर तो असर पड़ता ही है। आदमी कैसे आत्मनिर्भर होगा? एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं आपसे। मनुष्य के अलावा चींटी से लेकर हाथी तक जितने प्राणी हैं सब अपनी खाने की जुगाड़ कर लेते हैं, रहने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ लेते हैं, अपना जोड़ा बना लेते हैं और बच्चों को जन्म दे करके उनको खाने कमाने लायक बना देते हैं, उनको किसी सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इंसान को ये जो अंग्रेज षड्यंत्र करके चले गए, को दास बनाने के लिए व्यक्ति को बनाओ, आत्मनिर्भरता से दूर करो, उसको दासत्व के बोध में लाओ, ये जो कहीं ना कहीं और स्वत्व उसका समाप्त हो। मैं समझता हूँ अंग्रेज जाने के बाद राजनीतिक दलों को हिम्मत के साथ बोलना चाहिए। और ये जो लोक लुभावन बातें हैं अनुदान वाली, ये ठीक है कि व्यक्ति की प्रतिभा के बढ़ाने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो सहायता योजनाएं जरूरत पड़ती हैं वो बनाएं आप, लेकिन कहीं से न कहीं लोग आत्मनिर्भर बने,
इसकी चिंता करनी होगी। और ये वाकई चिंता का विषय है कि ये पैसा कहाँ से आएगा, कर्जा लेकर के तो तनख्वाहें बढ़ रही हैं। जी हाँ बिल्कुल रमेश शर्मा जी, लेकिन अगर हम चर्चा इसकी करें कि अगर मान लीजिए बीजेपी या कांग्रेस किसी की भी सरकार बनती है, आप जो कर्ज का जो प्रबंधन है उसके अगर हम वैकल्पिक जो मार्ग हैं उन पर चर्चा करें तो क्योंकि जीएसटी पहले से लागू है तो जो टैक्स लगाने के जो सोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो गए हैं। तो ऐसे में क्या विकल्प अब किसी की भी सरकार बनती है उसके पास रह जाता है कि जो कर्जा है ऑलरेडी उसको चुकाने में, और जिस तरीके से लगातार अब एक व्यक्ति पर 47,000 का कर्जा है कि उस पर तो भार लाजमी होगा आगा, लेकिन जो विकल्प हम तलाश करें तो क्या कुछ रह जाते हैं रमेश जी? देखिए विकल्प जो है 3, 4, 5 हो सकते हैं। एक तो ये टोल टैक्स बढ़ेंगे। टोल टैक्स अभी जैसे मान लीजिए 30-35 किलोमीटर पर है तो हो सकता है सड़कों में, और कुछ सड़कों पर नहीं है तो एक तो टोल टैक्स बढ़ सकते हैं। शराब पर, सिगरेट पर, इस पर टैक्स बढ़ सकता है। नदियों की रेत निकालने पर टैक्स बढ़ सकता है ताकि मकान बनाने में लोगों को दिक्कत होगी। तो ये जो अप्रत्यक्ष कर जो है, कर दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष कर होता है जो सीधा उपभोक्ता की जेब से जाता है, और दूसरा अप्रत्यक्ष कर होता है। तो जो अप्रत्यक्ष कर होता है, जैसे सीमेंट की फैक्ट्रियों पर आपने लगा दिया तो सीमेंट की बोरी पर लग जाएगा, रेत निकालने पर लगा दिया तो वो रेत का ट्रक बढ़ेगा। तो ये जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं उस आधार पर सरकार कुछ विचार कर सकती है, शराब पर प्रचार कर सकती है, टोल टैक्स बढ़ा सकते हैं। यही मुझे इस समय तो कुछ दिख रहे हैं। इसके अलावा और एक काम ऐसा कर सकते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से घोषणा है, दोनों दलों ने समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन मंडी पर टैक्स लगा दें। मंडी पर टैक्स लगा देंगे तो वो किसान से काटेगा। जैसे अभी भी मंडियों में बहुत टैक्स लगता है तो वो किसान के खर्चे से, ताकि इस हाथ से तो समर्थन मूल्य के रूप में तो दे रहे हैं लेकिन मंडी टैक्स के रूप में वो वसूल कर रहे हैं। तो ये जो मंडी टैक्स व्यापारियों पर है, वो सब्जी वाले पर, गल्ला व्यापारी पर, किराने वाले पर, ये इस तरह से कुछ चीजें बढ़ सकती हैं। जी निश्चित तौर पर देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा जो सरकार बनती है किस तरीके से उसका प्रबंधन होता है। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अमित तिवारी जी आपके पास आऊंगा। देखिए कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है, चुनाव से पहले भी जमकर ये मुद्दा गूंजा, और कर्ज लेकर घी पीने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। बीजेपी सरकार ने प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबा दिया है और बहुत बुरी हालत कहें कि प्रदेश की कर्ज को लेकर है। टॉप राज्यों में जो कर्ज ले रहे हैं उनमें मध्य प्रदेश आने लगा है। तो इस तरह के आरोप बीजेपी पर, सरकार पर लगते रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा अमित जी। ऋषभ जी देखिए, ये व्यवहारिक जो शर्मा जी ने भी जो अभी बातें कही बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही सही। जो भी राज्य प्रगतिशील राज्य होगा, जो भी राज्य डेवलपमेंट, जो भी जिस भी राज्य में डेवलपमेंट होगा, जिस भी राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर सशक्त किया जाएगा, वो राज्य के ऊपर कर्ज रहेगा ही रहेगा। जहां अगर हम बात कर रहे हैं प्रति व्यक्ति कर्ज के बारे में, तो वही हमें प्रति व्यक्ति आय भी देखना पड़ेगा कि कितनी किस अनुपात में बढ़ा है। तो वो भी कहीं ना कहीं वो प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की आज आप देखें तो 1.5 लाख हो गई है प्रति व्यक्ति आय। तो एक वो भी आंकड़ा है। दूसरी बात आप देखिए, जिस हिसाब से बंटाधार का जो आपने कालखंड का जिक्र किया कि बंटाधार के कालखंड में 3,000 रुपए का प्रति व्यक्ति कर्ज था, तो उस कालखंड में आपने देखा क्या क्या हुआ, किस तरीके से गड्ढों में सड़कें थी, सड़कों में गड्ढे था, समझ में नहीं आता था। मध्य प्रदेश में रोजगार का कोई सृजन नहीं होता था। शिक्षा का अनुपात उस समय क्या था आपने देखा ही था। अस्पताल का कोई आधार ही ठीक है। देखिए आप ये आरोप तमाम लगाते रहे हैं अमित तिवारी जी, लेकिन एक आंकड़े का आपने जिक्र किया कि प्रति व्यक्ति आय का जिक्र किया, लेकिन एक और आंकड़ा जो है वो काफी रोचक है। जो अभी सरकार की वर्तमान में आय है वो 2,25,000 करोड़ है, वहीं व्यय 54,000 करोड़ है। 54,000 करोड़ ज्यादा है इससे जो आय है। तो ये आंकड़ा कितना फिट बैठता है कि आपकी जितनी आय है उससे ज्यादा आप व्यय कर रहे हैं, और उसकी वजह है कर्ज। तो ऐसे में बड़े सवाल इस पर होते हैं कि आप जो प्रबंधन है वो आगे जनता है उस पर और भार पड़ेगा। नहीं देखिए, निश्चित तौर पे जैसा कि मैंने प्रदेश के बारे में कहा कि कोई भी प्रदेश अगर विकसितशील प्रदेश है, कोई भी प्रदेश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा रहा है, अस्पताल, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स ये सब बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि कर्ज बढ़ेगा। इसी प्रकार से अगर आप देश में प्रगतिशील कार्य कर रहे हैं, अगर आप बॉर्डर सिक्योरिटी को आप सशक्त कर रहे हैं, बॉर्डर तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा रहे हैं, आप टावर्स लगा रहे हैं, आप पुल बना रहे हैं, आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे देश पर भी कर्ज का रहेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप अमेरिका से लेके यूके, यूएस, फ्रांस, जो भी जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, उनके ऊपर भी आज भार है। तो इसका मतलब ये नहीं है भार कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन हाँ उस भार जो डेफिसिट है उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। कहीं आप एक परिवार के लिए तो समर्पित नहीं है, कहीं आप उसकी लूट तो एक परिवार। ठीक है, देखिए ये बातें तो आप तमाम करते आए हैं,
लेकिन देखिए, आपने कहा कि कर्ज बहुत जरूरी है, विकास के पैमाने पर जरूरी होता है, इस पर हम चर्चा हम लगातार करते आए और कर्ज कई जगह जरूरी भी हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से अब चुनाव के पहले तमाम जो योजनाएं हैं उनको जारी किया गया, योजनाओं को लागू किया गया, और जिस फ्री वीज का विरोध बीजेपी करते आई है, उस तरह की फ्री वीज जैसी कई योजनाएं सामने आई हैं, तो क्या जहां जरूरत है वहां कर्ज लेना ठीक है, लेकिन जहां लगातार झड़ी लगा देना, चर्चा इस पर है आज। अमित तिवारी जी। बिल्कुल ऋषभ जी, देखिए फ्री बीज पॉलिटिक्स हम नहीं करते हैं, लेकिन शोषितों को, वंचितों को, जो गरीब है, अगर उसको संबल देने की बात होती है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी पाई जाएगी। अगर हमने 4.5 करोड़ घर बनाकर गरीबों को दिए तो हमने ये सुनिश्चित किया कि उसमें 70% महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड हो। अगर हमने 12 करोड़ शौचालय बनाए तो महिलाओं के सम्मान की हमने बात की। अगर हमने उज्ज्वला के माध्यम से जो गैस कनेक्शन दिए तो हमने पहले गैस कनेक्शन लेना अपने आप में एक वीआईपी कल्चर था कि आपको किसी ना किसी सोर्स के थ्रू जाना पड़ेगा, किसी ना किसी बड़े नेता का आपको पत्र चाहिए, तब जाकर आपको ये सारे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से ये सारी चीजें जो सिर्फ एक वीआईपी कल्चर तक सीमित रह गई थी उसको जनता तक पहुंचाने का काम किया है। तो इसे कहीं से भी रेवड़ी नहीं कहा जाना चाहिए, ये जनता के हित के काम है और जनता के हित के लिए ये सारे काम होने चाहिए। ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आनंद तारण जी, आपके पास में आऊंगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अपने तर्क हैं, जो कि आप पहले आरोप लगाते रहे हैं कि कर्ज लेकर सरकार ने घी पिया है, तर्क हैं कि कई विकास के कार्यों में जरूरी कर्ज लिया गया और जरूरी भी कई जगह हो जाता है, लेकिन कांग्रेस अगर फ्री वीज का अगर बीजेपी पर आरोप लगा रही है तो इस चुनाव में जो घोषणा पत्र हमने देखा, आपने भी तमाम योजनाएं की घोषणा की है, तमाम जो घोषणाएं की हैं उसमें भी आपका जो कर्ज फिलहाल सरकार में है, और अगर आपकी सरकार बनती है, ऐसा आप दावा करते हैं, तो उसका हिसाब से भी लोगों पर इसका भार पड़ेगा, आम जनता पर भार पड़ेगा। तो कांग्रेस भी घोषणाओं में पीछे नहीं रही है। अनंत तारण जी। तो अनंत तारण जी से अभी संपर्क हमारा फिलहाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रमेश शर्मा जी, आपके पास में आऊंगा। जिस तरीके से बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तमाम अपने अपने तर्क देती रही हैं, कोई गाइडलाइंस कई बार बीजेपी कहती रही है जो कर्ज लिया जाता है कि गाइडलाइंस के अनुरूप ही कर्ज लिया जा रहा है, तो इस तरह की गाइडलाइंस के अनुरूप कर्ज लेकर क्या ये ठीक है प्रदेश की सेहत के लिए, आर्थिक सेहत के लिए, या अगर गाइडलाइंस के अनुरूप लिया गया है तो इस पर जो आम लोग हैं उस पर भार ज़्यादा पड़ेगा नहीं और ठीक तरीके से प्रबंधन इसका हो जाएगा? रमेश शर्मा जी। जो है वो दो प्रकार से लिया जाता है। एक कर्ज तो भविष्य के विकास के लिए कर्ज होता है और दूसरा कर्ज होता है घी पीने के लिए होता है। मैं इस बात से सहमत हूं भाजपा प्रवक्ता जी के कि इसमें कोई शक नहीं कि उनकी सरकार के कार्यकाल में रोड अच्छे बने हैं, बिजली का प्रबंध हुआ है, पानी का प्रबंध हुआ है, उज्ज्वला की गैस योजना बहुत काम की है, प्रधानमंत्री आवास योजना उनके बहुत अच्छे बने हैं, सिंचाई के प्रबंध हुए हैं, ये विकास कार्य तो हुआ है। ये बहुत अच्छा काम हुआ है। और विशेषकर जो 2-3 योजनाएं बहुत अच्छी हैं, खासतौर से जननी सुरक्षा योजना वो अच्छी योजना थी, लाडली लक्ष्मी योजना, ये सारी की सारी योजनाएं उनकी बहुत अच्छी हैं। तो लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कर्ज विकास के लिए कर्ज लेना, रोड बनाने के लिए कर्ज लेना, बांध बनाने के लिए कर्ज लेना, बिजली परियोजना के लिए कर्ज लेना, वो तो ठीक है ताकि उससे रिटर्न भी आएगा और लौट जाएगा। लेकिन कुछ कर्ज हैं, जैसे मान लीजिए लाडली बहना योजना है, इसमें आपको पैसा देना ही है, लौट कर आना ही नहीं है। या जैसे गेहूं के समर्थन मूल्य का है, तो गेहूं के समर्थन मूल्य का मैं इसका स्वागत करूंगा कि आपने 2700 रुपया दिया है और चावल के लिए 3100 रुपया दिया है, लेकिन इसमें जो केंद्र समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार ने तय किया है वो 2100 तय किया है। तो ये जो 500-700 रुपया आपके जेब से जाएगा, उसके बजाय ये समर्थन मूल्य का ओवरऑल ही निर्णय भारत सरकार कर लेती कि इतना ही दिया जाएगा और ताकि राज्य सरकार को किसी को बीच में अनुदान देने की जरूरत ना पड़े। दूसरी एक और बात है कि किसान की कर्ज माफी या किसान की ब्याज मुक्त देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोटे तौर पर जो कृषि में उपयोग करने वाले अभियंत्र हैं, ट्रैक्टर हैं, हार्वेस्टर हैं, ट्रालियां हैं, उन पर अगर कंट्रोल आप कर लेंगे तो ये बात तो अलग हो गई। तो कुल मिलाकर के कर्ज लेना अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसके रिटर्न की आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। ये स्थिति आएगी कि कर्ज उतारने के लिए आपको कर्ज लेना पड़ेगा। आखिर मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे आसपास के पड़ोसी देश नेपाल काय में डूब रहा है, श्रीलंका काय में डूब रहा है, बांग्लादेश काय में डूब रहा है, कर्जे में तो डूब रहा है। तो विकास के लिए कर्जा लेना ये ठीक बात है सर, लेकिन अनुदान के लिए कर्जा बांटना मैं समझता हूं राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिए। भाई गांधी जी गलत थे क्या?
दीनदयाल उपाध्याय गलत थे क्या? वो गांधी जी और दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, अनुदान दे करके उसको पंगु नहीं बनाना चाहते थे। तो कुल मिलाकर के दो प्रकार का बांटना चाहिए। घी पीने के लिए कर्ज ना लिया जाए, विकास के लिए कर्ज हो तो वो लौट के चला जाएगा। जी निश्चित तौर पर यही गंभीर सवाल हैं जिनके जवाब भी हम तलाशने की कोशिश करते आए हैं, और इस चर्चा का भी हमारा यही उद्देश्य है कि आप कर्जा लीजिए, लेकिन जिस तरीके से जिन फ्रीबीज का जिक्र होता है, जिसका रिटर्न कुछ नहीं है, जिसका अगर आपने कर्ज लिया है, जिन योजनाओं के लिए आपने जनता को दिया है, लेकिन उससे लौट के कुछ नहीं आ रहा है। जनता को यह समझने की बड़ी जरूरत है कि सरकार ने जो लगातार कर्ज लिया है और चुनावी साल में जो घोषणाएं हुई हैं, सरकार जिसकी भी बनती है, सरकार के पास कर्ज पहले से ही विरासत में है और जनता पर इसका भार पड़ेगा। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रमेश शर्मा जी ने अपनी कुछ बातें कही हैं जिनसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आनंद तारण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही अमित तिवारी जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से रमेश शर्मा जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि जिस तरीके से आप कर्ज ले रहे हैं, आप उस योजना के लिए घोषणा के बाद जो कहें कि जनता को आप फायदा पहुंचा रहे हैं, जनता के हित में आपने कर्ज लिया है। कम से कम कर्ज उस जगह सही होता है जहां से आपको रिटर्न मिल रहा है। यानी उदाहरण ये दिया कि लाडली बहना योजना का जो कर्ज आपने लिया और उसमें जो कर्ज आप दे रहे हैं और जो फायदा आप लाडली बहनाओं को दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो 1500 रुपये महीने अभी दे रहे हैं, आगे चल के आप 3000 रुपये करेंगे, इससे कितना आपके पास लौट कर आएगा? क्योंकि ये जो कर्ज की एक प्रक्रिया है, इस लिहाज से जो लिया जा रहा है, सबसे ज्यादा खतरनाक प्रदेश की आर्थिक सेहत के लिए यही कर्ज है। अमित तिवारी जी। नहीं, देखिए, शर्मा जी ने जो बातें कही वो बहुत ही व्यवहारिक है और उस पर निश्चित तौर पे विचार देने योग्य उन्होंने सारी बातें कही है। लेकिन एक पॉइंट ये भी आता है कि आप महिलाओं को सशक्त, जब हम महिलाओं की भागीदारी की बढ़ाने की बात करते हैं तो उस प्रदेश में जहां पर कि महिलाओं की आबादी 50% हो, वहां पर महिलाओं की अगर वो हिस्सेदारी हमें देनी है तो निश्चित तौर पे उनके पास कोई रोजगार तो ऐसा छोटा नहीं है। हर एक छोटी मोटी जरूरतों के लिए किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो अगर हम वहां पे उनको संबल देते हैं, अगर उनके साथ खड़े रहने की कोशिश करते हैं, अगर उनके साथ खड़े होते हैं, तो ये मेरे ख्याल से ठीक है अमित तिवारी जी, लेकिन इस पर मैं एक काउंटर क्वेश्चन ये करूंगा जो लगातार कांग्रेस सवाल उठाती रही, हालांकि वो जवाब देंगे। आप चुनाव से ठीक 6 महीने पहले करीब या उससे भी कम समय में ये इस समय क्यों याद है इस तरह की योजनाएं आई? क्योंकि चाहते तो आप 5 साल आपकी 3 साल सरकार थी, उससे पहले अगर देखें 15 साल में आपकी सरकार थी, तब ये योजना क्यों लागू नहीं की गई? नहीं, ये योजना निरंतर चलती आ रही है, इसे हम बढ़ाकर देने का काम कर रहे हैं। ये अगर आप देखें लाडली बहना योजना ये निरंतर चलती आ रही है। कांग्रेस की सरकार जब बीच में आई थी तो उसने इसे बाधित करने का काम किया था, इसे रोकने का काम किया था। लेकिन जब पुनः हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनी तो हमने इसे पुलिस चालू करने का काम किया है। और कांग्रेस तो हमेशा से ही नारी विरोधी है। आप देखिए वहां के मुख्यमंत्री बेटियों का पूजन करते हैं तो कांग्रेस नौटंकी बताती है। किस तरीके की भाषा का प्रयोग दिग्विजय सिंह और कमलनाथ करते हैं तो वो आइटम कहते हैं और नौटंकी कहते हैं। इस तरीके का शब्दों का प्रयोग महिलाओं के लिए उपयोग करना नहीं है। मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। और दूसरी बात, आप देखिए तो वहां पे जो हम सशक्तिकरण की बात हम कर रहे हैं तो हम अगर स्किल करने के लिए ये देश के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को स्किल अप करने के लिए अगर वहां पे पैसा खर्च हो रहे हैं, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए अगर वहां पे पैसा खर्च हो रहा है, उद्योग लगाने के लिए वो पैसा खर्च हो रहा है, तो निश्चित तौर पर इसका जो रिटर्न है वो आपको 5-10 साल में नहीं, इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आता है। और जब लॉन्ग टर्म में आप देखिएगा इसको प्रदेश के, आप देखिए ना, जब बंटाघाट की जो सरकार थी और आज की जो सरकार है, आज मध्य प्रदेश 19% की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। ये कैसे हो पाया? निश्चित तौर पे 15 साल में जो काम हुए हैं उनका परिणाम नजर आ रहा है। आज अगर मध्य प्रदेश 6% की अपनी भागीदारी देश की जीडीपी में दे रहा है तो यूं ही नहीं दे रहा है, इसके पीछे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया, जॉब के संसाधन बनाए गए, किस तरीके से लोगों को स्किल अप करके उनको अपने स्वरोजगार की तरफ उनको बढ़ावा दिया गया, उसके लिए काम किया गया। तो एक विचार के तहत एकदम पॉइंट बाय पॉइंट पकड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विचारधारा है उस पर ये सारा काम हुआ है। और उसी चीज को आज उसका रिजल्ट मिल रहा है कि 20% की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से आज मध्य प्रदेश बढ़ रहा है और 6% की भागीदारी वो जीडीपी में ले रहा है, जीडीपी में ले रहा है। ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आनंद तारण जी, आपके पास आऊंगा। देखिए, लगातार जो कांग्रेस है वो चुनाव से पहले कर्ज के मुद्दे को काफी भुनाया, आपने काफी इस पर चर्चाएं की और डिबेट भी इस पर काफी हुई हैं। और लगातार आप आरोप लगाते आए हैं कि जो बीजेपी सरकार है कर्ज लेकर घी पी रही है। लेकिन अब चुनाव नजदीक आया, आपका भी घोषणा पत्र सामने आया, आपने भी तमाम ऐसी घोषणाएं की हैं जिसमें आप महिलाओं को 1500 रुपये दे रहे हों या तमाम जो
कर्जा माफ आप कर रहे हैं, ठीक है, कई जगह ये बेहतर होता है, प्रदेश की किसानों की सेहत के लिए आपने बेटर कदम उठाया, जो कई जगह एक मॉडल के रूप में भी देखा गया। लेकिन इसके अलावा तमाम जो आपकी घोषणाएं हैं वो भी तो बीजेपी, जिस तरह से आप आरोप लगाते आए हैं, वो भी उसी कैटेगरी में आती हैं, वो भी सरकार पे कर्ज पर बोझ को बढ़ाती हैं। अनंतरण जी, मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी अनंतरण जी, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, अगर कांग्रेस ने बोला है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने 4 लाख करोड़ के कर्जे से मध्य प्रदेश को लाद दिया। अगर मध्य प्रदेश को 4 लाख कर्जे से लाद दिया है तो फिर अगर और विकास किया है, हाँ। विकास हम लोगों का आरोप है, विकास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का हुआ है। अरे भाई, अगर आपका विकास हुआ होता तो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे क्यों चुनाव नहीं लड़ा गया? क्यों नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया? दूसरा, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया तो हम तो नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछ रहे थे कि कहाँ है 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार, कहाँ है 15 लाख रुपए, कहाँ है काला धन, कहाँ है डीजल पेट्रोल के रेट का? आप अपना रोड मैप तो दीजिए भाई साहब। और दूसरा ये है कि वो जो शर्म से माथा झुक रहा है, रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, उसका क्या हुआ? 60 अनंतरण जी, यानी जो घोषणाएं आपने की हैं वो सही है, वो सही है अनंतरण जी। आज नरेंद्र मोदी का चेहरा लेके आए तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, हर बात की बात करेंगे, क्योंकि आज आपके चैनल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, चर्चा हम करेंगे, लेकिन अनंतरण जी, जो घोषणाएं आपने की हैं जिसके चलते अगर आपकी सरकार बनती है उसके हिसाब से भी आम जनता पर कर्ज का बोझ बढ़ेगा, तो क्या वो सही है? ये सवाल मेरा आपसे है। देखिए, कमलनाथ जी का लंबा 40 से 45 वर्ष का राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव है। अगर हमारी 15 महीने की सरकार में 11 महीने काम करने का मौका मिला तो कमलनाथ जी ने पूरे संसार का एक सबसे बड़ा काम किया। 55 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया था। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया था। हमने 1 रुपए यूनिट लाइट दी थी, 100 रुपए में 100 यूनिट दी थी। हमारे पत्रकार मित्र भी बोलने लगे थे कि हाँ, हमारे 100 रुपए के बिल आने लगे जो पहले 700 रुपए के आते थे। तो ये जो बातें हैं, और हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा के पटेल बात को ठीक है, देखिए अनंतरण जी, मैं बिल्कुल इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा जो सवाल है मुझे उसका जवाब नहीं मिला। क्या इससे आपने जो तमाम घोषणाएं की हैं और जो तमाम पहले आपने प्रयास किए, क्या उससे जनता पर बोझ नहीं पड़ेगा? क्योंकि ऑलरेडी आप जो आरोप लगाते आए हैं, 4.25 लाख करोड़ से ज्यादा का जो कर्ज है प्रदेश सरकार पर पहले से है। अब आप अगर दावे कर रहे हैं आपकी सरकार बनती है तो क्या इसका असर जनता पर नहीं पड़ेगा? कमलनाथ जी के कारण इस प्रदेश की दशा दिशा बदलेगी। मध्य प्रदेश विकास की नई धारा में सूत्रपात होगा। जहां तक कर्जे की बात है, निश्चित रूप से कमलनाथ जी केंद्र में कई वर्षों तक मंत्री रहे, तो उनका जो अनुभव है वो इन सब चीजों को लेके आएगा। हम निवेश लेके आएंगे, मध्य प्रदेश में निवेश धारा वो प्रभावित करेंगे। और जो 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 दिक्कतें यहाँ आ रही हैं, क्योंकि आज भारतीय मॉडल आपके पास अनंतरण जी, आप किस तरीके से करेंगे, कहाँ से आपको जो रिटर्न होगा वो आएगा, कोई मॉडल आपके पास इसका है? देखिए, कांग्रेस, मैंने क्या बोला कि कांग्रेस सत्ता में तो आने दीजिए। सत्ता में आने के बाद सबकी व्यवस्था होगी, हर बात की व्यवस्था होगी। मैंने बार बार बात ही बोल रहा हूँ कि कमलनाथ जी का जो अनुभव है वो निश्चित रूप से धरातल पर आएगा। और जो हम काम करते हैं, हमारे काम करने का तरीका अलग है। भारतीय जनता पार्टी का तो 50% का कमीशन का काम था, और महालोक में तो 80% का कर दिया उन्होंने कि किस तरह एक हवा के धोखे में चली गई। तो ये जो 50% कमीशन का काम है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अमित तिवारी जी, क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगा। तमाम जो बातें अनंतरण जी ने कही, उस पर प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए ऋषभ जी, आनंद जी ने जो भी बातें कही वो हवाई बातें उन्होंने बस कह दिया। इसके पीछे कोई आपको अरे भाई, इन्होंने बोला कि 4 लाख करोड़ का। बताइए अमित तिवारी जी, चेहरा कहाँ है विकास का? ठीक है अनंतरण जी, मैंने सवाल आपका कर लिया है उनसे, बताएंगे वो कहाँ है विकास का चेहरा? चेहरा हटा दिया उसकी। और दूसरा ये जो आपने 3000 की घोषणाएं की थी, जो 3000 की घोषणा की थी कि हम 3000 तक देंगे, वो तो आपके मैनिफेस्टो में ही नहीं है उस चीज का। ठीक है सर अनंतरण जी, मैंने ये सवाल उनसे पूछा है। हाँ, मैं चाहूंगा कि बढ़िया से चर्चा इस पर हो, लोग जो देख रहे हैं वो समझे कि कितना कुछ ये आपके जो तर्क हैं उनसे कितने तर्क संगत ये आपके आंकड़े हैं, उस पर मैं चाहूंगा कि उस तरीके से चर्चा हो। अमित तिवारी जी। बिल्कुल, देखिए ऋषभ जी, अगर हम बात करते हैं कि विश्व के पटल पर अगर देश को चमकना है, अगर देश को उभरना है, तो निश्चित तौर पे हमें सबकी भागीदारी चाहिए।
और इस भागीदारी में अगर हम उसको पंक्ति में आखिरी व्यक्ति को खड़ा है उसको अगर हम संबल देते हैं, उसे हम 3,000 रुपए हर महीने देते हैं, उसे हम घर देते हैं, उसे हम उस तक हम साफ पीने का पानी पहुंचाते हैं, उस तक हम बिजली पहुंचाते हैं, उस तक हम शौचालय पहुंचाते हैं, तो ये अरे आनंद जी आप सुनने की भी क्षमता रखिए ना, सुनने की भी क्षमता रखिए, ठीक है। आपने पोस्टर लगाए, लेकिन 3,000 की बात आपके मैनिफेस्टो में कहाँ है? मैनिफेस्टो में बताइए ना आप। ठीक है भाई साहब, आप सुनिए ना, तो अगर ये करते हैं तो इससे होता है। आप देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देश प्रदेश की जनता के ऊपर 4 लाख करोड़ का पोस्टर लगाए थे, बिनाई लगाए थे। आनंद जी मैंने आपकी बात सुनी, आपकी व्यवस्था की। ठीक है अमित तिवारी जी, आप कहिए। अनंत जी, आपके सवाल मैंने जो आप कह रहे हैं बिल्कुल यही सवाल मैंने उनसे पूछे हैं। मैं चाहूंगा वो जवाब दें और स्पष्ट हो कि वो आप जो पूछना चाह रहे थे वो बता रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल, तो देखिए इन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्ज है, तो मुझे तो अच्छा लगता है आज कांग्रेस ये प्रदेश की जनता को इस 4 लाख करोड़ के कर्जे से मुक्त करने का एक कुछ रोड मैप पेश करती। इनके पास तो रोड मैप ही नहीं है। इन्होंने बात कही कर्ज माफी का, किसानों की कर्ज माफी का मॉडल हमने, लेकिन भाई साहब बढ़ाने का जो कर्ज का रोड मैप है वो आपने बखूबी किया है। जहां 22-23 हजार करोड़ का कर्ज पहले दिग्विजय सरकार में था, वो आप 4.25 लाख करोड़ पे ले आए। बिल्कुल उसी बात में मैं कर रहा हूँ। आप देखिए ना किस तरीके से बंटाधार के राज्य में ना सड़कें थी, ना बिजली था, ना स्कूल था, ना अस्पताल था। वहां पे किस तरीके से भोपाल गैस जो ये हुआ था उसको, उसके आतंकी को किस तरीके से सरकारी संरक्षण में भगाया गया। तो आपने क्या काम किया? कमलनाथ जी की बात करते, कमलनाथ जी जब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे तब तक ही कमलनाथ थे, जैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बने वो करप्शन नाथ कहलाने लगे। क्यों? क्योंकि उनके सहयोगियों को। ठीक है अमित तिवारी जी, मैं चाह रहा हूं कि तर्क संगत बातों में अभी चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। सीधा रमेश शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से कर्ज को लेकर लगातार चर्चाएं हुई हैं, क्या इसका कोई एक पैमाना होना चाहिए कि कोई भी सरकार हो, क्योंकि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर जवाब मध्य प्रदेश सरकार से, राजस्थान सरकार से मांगा था। लेकिन जिस तरीके से दोनों ही नेताओं के, दोनों दलों के तर्क अपने अपने हैं कि भाई हमारा जो कर्ज है वो विकास के लिए है और जो दूसरा विपक्ष कर्ज की बात कर रहा है वो सिर्फ घोषणाएं हैं, उससे प्रदेश का भला नहीं होना है। तो ऐसी तमाम चीजों की कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। और रमेश शर्मा जी, एक सवाल ये भी कि अभी चुनाव हुए हैं, क्या मतदाता ने इन सारी बातों को ध्यान में रखकर वोट किया है? क्या मतदाता इससे वाकिफ है कि जो भी सरकार जो या कहीं सरकार या जो विपक्ष के पार्टी है वो घोषणाएं कर रही है उसका सीधा संबंध उसके ऊपर पड़ेगा जब ये सरकार में आएंगे, या जो सरकार पहले से है वो सरकार में फिर से बनाती है तो जो कर्ज बढ़ेगा उस पर इसका भार आएगा? क्या मतदाता को ये ख्याल है? और दूसरा कि जो पैमाने की बात मैंने कही, इस पर मैं आपसे पूरी चर्चा चाहूंगा रमेश शर्मा जी। तौर पर मुझे जो मेरी निजी राय है, हाँ। अब उसमें भाजपा और कांग्रेस सहमत है या नहीं, मतदाता को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है कि जो कर्ज राज्य सरकार ले रही है इसका भार उसके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण बात है कहीं रमेश ना शर्मा कहीं। जी। हाँ। हाँ, मुझे जो लग रहा है कि उसको बिल्कुल एहसास नहीं है। उसका कारण ये है कि अगर उसको मतदाता को ये एहसास होता कि सरकारें जो भी कर्जा ले रही हैं वो उसके सिर पर आ रहा है, तो मतदाता खुद भी आत्मनिर्भरता की तरफ काम करता है। वो खुद भी सरकार से एकदम से मेरी थाली में। बिल्कुल, एक सवाल मेरे भी जहन में आया था रमेश शर्मा जी, क्या मध्य प्रदेश का मतदाता या कहें कि जो लोग हैं, जो योजना जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में चालू हुई, क्या फ्रीबी का आदी मध्य प्रदेश का मतदाता हो गया है? निश्चित रूप से इसी का आदि आप मुझे बताइए, हम दोनों ही हैं, छोड़ दीजिए दोनों राजनीतिक दलों को, हम दोनों को अगर कोई जना सवेरे से शाम थाली परस कर देगा तो हम काय के लिए नौकरी करेंगे? आप काय के लिए टीवी चैनल पर एंकरिंग करेंगे? घर में बैठकर खाएंगे? तो बहुत मोटे गंभीर तौर बात पर है। ये जो भाव डेवलप कर दिया है राजनीतिक दलों ने कि आप घर में निकम्मों की तरह बैठे रहिए और हम आपकी बच्चे की पैदा करने में भी पैसे देंगे, पढ़ाई में भी देंगे, शादी में भी देंगे, तीरथ भी कराएंगे, 1000 रुपए और ऊपर से देंगे, एक प्रकार से ये निकम्मा बनाने का है। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस बहुत नाम लेती है गांधी जी का, तो गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का सपना था, भाजपा बहुत नाम लेती है दीनदयाल जी का। दीनदयाल जी का जो अंत्योदय का सपना था उसमें क्या था? मोदी जी ने जो सबसे पहली बात कही थी, मैं उसकी तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने लोकल पर वोकल की बात कही, क्लस्टर बनाने की बात कही। तो गांधी जी से लेकर के मोदी तक सबने ये बात तो कही कि गांव की जरूरत गांव में पूरी हो, शहर की जरूरत शहर में पूरी हो, जिले की जरूरत जिले में पूरी हो। लेकिन कोई ऐसा काम किसी ने शुरू नहीं किया, ना कांग्रेस ने शुरू किया गांधी जी के कहने पर, ना दीनदयाल जी के कहने पर भाजपा ने शुरू किया। कल्पना कर सकते हैं, विषय से हट के बताता हूं, हर साल लगभग 1.5 लाख करोड़ का घाटा हमको चीन के आयात में होता है। दीपावली पर कितना सामान, मुश्किल से 50,000
करोड़ का इसमें आयात उनका कम हो पाया। तो कहने का अर्थ जो है कि आप मुझे तो गांव में जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो दिया बनाती हैं, वो फूल बनाती हैं, वो तस्वीरें बनाती हैं, वो मिट्टी की मूर्तियां बनाती लक्ष्मी जी की, ये तक तो चीन से होकर के आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं व्यक्ति के पुरुषार्थ को, उसकी प्रतिभा को जागृत करके वो अपने काम में लगे। गांव की जरूरत गांव में पूरी हो, जिले की जरूरत जिले में पूरी हो। मान लीजिए अगर एक जिले में तुअर पैदा हो रही है, दूसरे में मूंग पैदा हो रही है, दोनों जिले आपस में पहले एक्सचेंज कर लें, जो हो उसको फिर बाहर जाकर के भेजें। तो ये जो परंपरा है कि लोकल की घानी का तेल होना चाहिए, पूरा का पूरा तेल नुकसान करता है, इसके व्यापार में घाटा अलग होता है। तो कहीं ना कहीं गांव में घानी खड़ी हो, गांव की जरूरत, तेल की जरूरत गांव में पूरी हो। ये जो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए व्यक्ति को, समाज को, परिवार को और गांव को आत्मनिर्भर बनाना होगा। कर्ज लेकर के वोट तो मिल सकता है, लाडली बहना या नारी सम्मान से वोट मिल सकता है आपको, लेकिन क्या वो नारी आत्मनिर्भर बन पाएगी उससे? ये तो भारत नारी की आत्मनिर्भरता वाला देश नहीं है, ये नारी की अतिरिक्त शक्ति वाला देश है। और प्रसंग से हटकर मैं कहना चाहता हूं, जब भी देवलोक खाली होता है, पुरुषार्थ पराजित होता है, सारे देवता रो करके त्रिदेव असमंजस में आते हैं, तब नारी निकलती है खड़ग और खप्पर लेकर के और सारी व्यवस्था को करती है। नारी में वो शक्ति है। तो नारी की शक्ति को जगा करके उसको आत्मनिर्भर बनाए, वो परिवार को आत्मनिर्भर बनाए, परिवार नारी के आसपास चलता है। तो कुल मिलाकर के आमूल चूल सोच में परिवर्तन करना होगा, दासत्व के बोझ से मुक्त होकर के स्वत्व को जागृत करना होगा। स्वत्व जिस दिन जागृत होगा उस दिन स्वाभिमान जागृत होगा, स्वाभिमान जागृत जिस दिन होगा उस दिन आत्मनिर्भर भारत बनेगा। फिर ये लाडली बहना योजना की, नारी सम्मान योजना की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यक्ति खड़ा होगा, फिर पूरा देश भारत की तरफ देखेगा और फिर भारत को सोने की चिड़िया बनेगा और विश्व का गौरव बनेगा। निश्चित तौर पर तब बन पाएगा जब आत्मनिर्भर बना देंगे व्यक्ति को, आश्रित न बनाइए उसको योजनाओं का। निश्चित तौर पर रमेश शर्मा जी, बहुत गंभीर बातें आपने कही हैं, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन जो दर्शक, जो जनता इस डिबेट को देख रही है, डिबेट को सुन रही है, वो जरूर ये आकलन करें कि जिस तरीके से पार्टियां आपको तमाम फ्री योजनाओं का लाभ दे रही हैं, लाडली बहना योजना ही क्यों ना हो, मैं चाहूंगा सभी जो दर्शक हैं वो चिंतन करें कि आपको जो 1500 रुपए मिल रहे हैं, जो थाली सजी सजाई आपको घर बैठे बिठाए मिल रही है, कि आपके भविष्य के लिए बेहतर है कि आप अपनी आत्मनिर्भरता जो आज तैयार कर सकते थे, आत्मनिर्भर बन सकते थे, उसके बीच का बड़ा अड़ंगा है। ये तमाम सवाल हैं जो जनता को खुद सोचने चाहिए, क्योंकि अभी मतदान हुआ है। जनता ने निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ बातें सोची होंगी, लेकिन इन सबको जो फ्रीबीज की योजना है उस पर जनता को जरूर ध्यान देना चाहिए, और कम से कम जो भविष्य आगामी है उसको लेकर क्या बेहतर है क्या नहीं। क्योंकि जो माहौल अभी दिखाई दिया है उसमें ऐसा प्रतीत हुआ है कि मध्य प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं फ्रीबीज की आदी नजर आई है। लेकिन देखना होगा किस तरीके से मतदाता ने अभी जो वोटिंग की है उसमें क्या क्या मुद्दे ध्यान में रखे हैं, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं अमित तिवारी जी आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी आपकी तमाम जो घोषणाएं की थी उस पर दखल दिया था और आपसे जवाब मांगा था, अगर आपका प्रबंधन सही है तो क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये जरूरत आन पड़ी कि आपसे सवाल पूछे? अमित तिवारी जी। देखिए ऋषभ जी, अगर सुप्रीम कोर्ट को कहीं कुछ डिटेलिंग की जरूरत पड़ती है तो उसमें गलत बात नहीं है, और हम वो डिटेलिंग देने के लिए भी तैयार हैं। सरकार ने इसके लिए डिटेलिंग में जो भी सुप्रीम कोर्ट के प्रश्न थे उस पर हमने डिटेलिंग भी दी थी। लेकिन जो मॉडल आप अगर कांग्रेस के यहाँ पे जो नेता बैठे वो बता रहे हैं कि उन्होंने किसानों के लिए कर्ज माफी कर दिया, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यापक सोच की एक एग्जांपल देता हूँ। कर्ज माफी करना एक वन टाइम सॉल्यूशन है, लेकिन क्या उस किसान को उसका हर बार लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो वन टाइम सॉल्यूशन है, उसने कर्ज लिया, क्या अगले फसल के लिए उसको क्या करना पड़ेगा उसको वो खुद ही जानता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये किया कि जो किसान है उसकी जो पैदावार है वो कहाँ से हो रही है? जमीन से हो रही है। इसलिए उन्होंने लेबोरेटरीज खोले, सॉइल हेल्थ कार्ड दिया। उसके बाद वो जो उगाएगा वहां पे, जो सॉइल हेल्थ कार्ड के हिसाब से जो उत्पादन वहां पे बेहतर होगा, वो जो वहां पे उत्पादन होगा उसको वो कहां लेकर जाएगा? मंडी में जाएगा। इसलिए मंडियों की संख्या बढ़ाएगी। उस मंडियों में किसान अपना उत्पाद की भाव स्वयं तय कर सके, इसकी व्यवस्था करने पर हम लगे हुए हैं, और कांग्रेस के पास इसका ऐसा कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है। उसी तरीके से आप उद्योग के देखिए समय की कमी है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अमित तिवारी जी एक सवाल आपसे ये कि आपने तमाम जो उदाहरण दिए हैं, क्या मुझे ये बता दीजिए लाडली बहना योजना में ये उदाहरण कहां से तर्कसंगत हो सकता है जिसका कोई रिटर्न आपको ना मिले? और साथ ही जिस तरीके से
कांग्रेस तमाम आरोप लगाती आई है जो कर्ज को लेकर पिछला कर्ज था, जो आंकड़े अब बढ़े हैं लगातार एक के बाद एक, हर महीने 10,000 2,000 करोड़ 3,000 करोड़, अगर एवरेज निकालें तो हर साल लगभग 10,000 करोड़ कर्ज आपने लिया है पिछले 3-4-5 सालों की बात करें तो। अमित तिवारी जी। जी ऋषभ जी, अगर आप देखिए, अगर आप प्रदेश में विकास कर रहे हैं, अगर आप प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त कर रहे हैं, अगर आप प्रदेश में उद्योग ला रहे हैं, अगर आप प्रदेश में स्कूल, हॉस्पिटल्स और इसका जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको पैसा लगेगा और उसके लिए पैसा लिया जाएगा। लेकिन जो सरकार उसके लिए कोई काम करेगी नहीं। हमने कांग्रेस के कार्यकाल में देखा है किस तरीके से सड़कों की हालत हुआ करती थी। हॉस्पिटल्स, मिलों तक हॉस्पिटल्स नहीं मिलते थे, पैदल चल के मिलों तक बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था। तो हमने ये स्थिति, तो अंधेरे में बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ती थी, बिजली दूर मिलों तक नहीं रहती थी, गांव में बिजली नहीं रहती थी। तो अगर हमने वो बिजली पहुंचाने का काम किया है, स्कूल तो बिल्कुल, आपने वो समय देखा है जब प्रदेश की हालत बहुत बदतर थी, प्रदेश बहुत कहें कि खराब स्थिति में था, बीमारू प्रदेश था, वो समय आपने देखा, इसलिए आप तमाम कर्ज ले रहे हैं। मैं यही सवाल उनसे करूंगा। अनंत आनंद जी, देखिए बहुत समय आपकी सरकार में खराब आ चुका था, जनता त्रस्त हो गई थी, बीमारू राज्य था, विकास का दूर दूर तक नाम निशान नहीं था। यही वजह है कि बीजेपी विकास कर रही है और कर्ज लेकर विकास कर रही है, उनका तर्क है। अनंत आनंद जी। सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में 20 साल से सरकार है। हाँ। और इसके बाद कांग्रेस की सरकार की बात करती, इससे ज्यादा शर्मनाक बात तो मेरे ख्याल से इस देश में कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई साहब, आपने 60 सालों में किया क्या वहां पे? आपने वहां पे बंटाधारी किया, वहां पे लूट के खा गया आप आपकी सरकारों को। ठीक है अमित तिवारी जी, आपके तमाम सवाल मैंने बहुत अच्छे से अनंत आनंद जी से पूछे, मैं चाहूंगा वो जवाब देंगे, क्योंकि समय की कमी है। हम अगर वार पलटवार करेंगे तो चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी। नहीं हो सकती। जो सरकार 20 साल तक मध्य प्रदेश में काबिज हो और वो इस तरह की बातें करे, उससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं होती। अरे हमारे सरकार में तो 20,000 करोड़ का कर्जा था, आपने तो 4 लाख करोड़ से कर्जे से मार दिया। चारों तरफ आपके अराजकता का माहौल है। आपने पूरे के पूरे जितनी आपकी योजनाएं थी, हर में घोटालेबाजी हुई है, हर में 50% का। और आज आंकड़े हैं आपके पास? आनंद जी, आप ऐसे बोले जा रहे हैं। कहना चाहता हूँ, हाँ आनंद आनंद जी, आंकड़े दीजिए, आंकड़े बताइए। बीजेपी से आपको आंकड़े जरूर देने चाहिए। आपको अपन भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तुलना महात्मा गांधी से करें तो मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीते जी एक स्टेडियम को सरदार पटेल के नाम का आनंद आनंद जी, देखिए इतना बेहतरीन मौका आपको पलटवार करने का रहता है, तमाम वो बातें कह रहे हैं, कोई आंकड़े दीजिए, और जो लगातार वो आरोप लगा रहे हैं उस पर बिल्कुल तर्कसंगत बात के जरिए जनता को समझाइए। आनंद आनंद जी, राहुल गांधी को के नाम को बदनाम करने के लिए कितने हजारों करोड़ अरबों रुपए खर्च कर लिए। आज नरेंद्र मोदी जी का वो स्टेडियम के कारण पनौती नाम पूरे देश में चर्चा में आ गया है। तो ये शर्मनाक बात है, ये एक उन्होंने उपलब्धि अर्जित की है। वहां पर अगर मध्य प्रदेश की बात कीजिए, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। एक क्विक रिएक्शन अमित तिवारी जी, फिर मैं रमेश शर्मा जी के पास जाऊंगा। देखिए, आनंद जी ने शायद मेरी पहले की बात सुनी नहीं होगी जो मैंने मध्य प्रदेश पे किया था। पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश 19% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। ये आनंद जी को पता होना चाहिए। देश के जीडीपी में 6% की भागीदारी मध्य प्रदेश की, ये उनको पता होना चाहिए। लेकिन इनको अपना काले खंड भी देखना चाहिए कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ना बिजली की सुविधा थी, ना रोड। ठीक है, ये बात आप रिपीट कर रहे हैं। आनंद आनंद जी, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अपनी आखिरी प्रतिक्रिया आपकी मैं चाहूंगा, जो आरोप उन पर आपने लगाए हैं, कांग्रेस पर लगाए, इन पर आप जवाब दीजिए। आज देश की जनता बहुत ज्यादा गंभीर है इन मामलों में कि किस तरह से आज देश में अवमूल्यन हो रहा है। लोगों की जो जिस पद पे है उस पदों का अवमूल्यन हो रहा है। देश की जनता इन बातों को बहुत गंभीरता के साथ देख रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में, और कमलनाथ जी की जहां तक बात है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ठीक है, आपकी सरकार बन रही है, बड़ा दावा आपका है। मैं भी आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आपकी सरकार बने, और बीजेपी को भी मैं शुभकामनाएं दूंगा आपकी भी सरकार बने, और जो दावे आपके हैं वो बिल्कुल जनता के हित में हो। रमेश शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से तमाम जो बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने तर्क हैं, बस जनता ये समझना चाहती है कि कौन सही है, किसके तर्क सही हैं। ये भी कर्ज ले रहे हैं, ये भी कर्ज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो जनता किस पर भरोसा करे? रमेश शर्मा जी। तौर पर अब जनता को जो तय करना था वो कर चुकी है 17 नवंबर को। अब तो उसके परिणाम आना है। हाँ। लेकिन अब जो पीछे चला गया है उसको कोई नहीं बदल सकता है। किसी ने अच्छा काम कर दिया वो समय भी चला गया, और जो किसी ने गलत काम कर दिया वो समय भी चला गया।
किसी ने भ्रष्टाचार कर लिया वो भी चला गया, और किसी ने ईमानदारी से काम किया वो भी समझ। हमको अब प्रत्येक पल भविष्य की चिंता करना है। हाँ। सरकार जो भी आए, राजनीतिक दल दोनों ही हैं, वोट के लिए झगड़ा हो जाए, चुनाव के लिए झगड़ा हो जाए, लेकिन जब हम विकास के लिए जाते हैं, जनता के लिए बीच में जाते हैं, तब राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठ करके हमको जनहित के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए जाना चाहिए। वो भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, परिवार कैसे आत्मनिर्भर बने। आप कल्पना कर सकते हैं, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि देश आत्मनिर्भर बनेगा कैसे। प्रतिभाएं को पलायन हो रहा है और घुसपैठिए भारत के अंदर चले आ रहे हैं। बांग्लादेश के आदमी, पाकिस्तान के आदमी, नेपाल के आदमी, म्यांमार के आदमी यहाँ चले आ रहे हैं। और यहाँ के, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, मेरे आसपास के सारे बड़े मकान खाली हैं और सब लड़के बाहर जा, अमेरिका जाके चले गए। अभी कल के अखबार में पढ़ा रहा था कि भारत में जन्मा लड़का लंदन में जाके चुनाव लड़ रहा है। तो हम अपने यहाँ उन प्रतिभाओं का उपयोग करें। गांव की प्रतिभा का उपयोग गांव में हो, जिले की प्रतिभा का उपयोग जिले में हो, प्रदेश की प्रतिभा का उपयोग प्रदेश में हो, प्रत्येक व्यक्ति में वो क्षमता। बिल्कुल रमेश शर्मा जी, मैं क्षमा चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, समय की हमारे पास कमी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरीके से जनता को ये समझने की बहुत जरूरत है कि जो कर्ज सरकारें ले रही हैं वो किस उपयोग में जा रहा है, और जो घोषणाएं हो रही हैं कि जनता के लिए, भविष्य के लिए ठीक है या नहीं। अमित तिवारी जी बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। अनंतरन जी बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रमेश शर्मा जी, आपका जिस तरीके से तर्कसंगत तरीके से सिलसिलेवार जनता को समझाया, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन तमाम सवाल यही हैं, आम जनता लगातार चुनाव के पहले घोषणाओं में आ जाती है और उसके हिसाब से सरकारें बनाती बिगाड़ती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि समझना बहुत जरूरी है, जो थाली हमें सजी सजाई दी गई है, क्या वो थाली हमारे लिए स्लो पॉइजन का काम तो नहीं कर रही। जिस जगह हम आत्मनिर्भर बन सकते थे, क्या सरकार की इन घोषणाओं के चलते, फ्रीबीज के चलते वो हमारे लिए घातक सिद्ध तो नहीं हो रही हैं। और जनता को एक बात भी स्पष्ट समझनी चाहिए कि जो पैसा आपको दिया जा रहा है, जो आपको योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, वो घूम फिर के आपसे ही वसूल किया जा रहा है। तो ऐसे में जनता अगर मध्य प्रदेश की जो दिखाई देती है, कई घोषणाओं में फ्रीबीज की आदी हो चुकी है, ऐसा वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा, और ऐसा एक कहें कि सियासत की जो घोषणा इनके जरिए दिखाई भी देता है, तो जनता को समझने की बहुत जरूरत है। फिलहाल के लिए जनता मांगे जवाब में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।